जैसे हम लोगों ने डाइल्यूएंट्स के बारे में स्टडी किया, ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स के बारे में स्टडी किया, बाइंडिंग एजेंट के बारे में स्टडी किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब है बारी किस चीज की, तो कलर्स, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स की। इट मींस की जो एक्स्ट्रा जो है हमारे ग्लाइडेंट्स भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, लुब्रिकेंट भी बताया था और एंटी एडरेंट्स भी बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लुब्रिकेंट के बारे में जानना, ग्लाइडेंट्स के बारे में जानना और एंटी एडरेंट्स के बारे में जानना। तीनों का काम जो होता है एक ही होता है ना। होपफुली कि आपने उस चीजों को बहुत अच्छे से करीब से देखा भी होगा। इस जगह से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टिकल्स के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाले को क्या बोलते हैं, बताओ। तो बताना है ग्लाइडेंट्स। अगर आपसे पूछा जाएगा टैबलेट का वॉल और डाई का वॉल और इजेक्शन में कौन हेल्प करता है, तो बताना है लुब्रिकेंट। और पंच के वॉल पे कोई पार्टिकल ना चिपके, है ना, इस चीज को कौन प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो इसमें हमें बताना है ये हमारा एंटी एडरेंट्स करता है। ठीक है, तो डाइल्यूएंट पढ़ लिया, बाइंडिंग एजेंट, ग्रेनुलेटिंग एजेंट पढ़ लिया, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट कर लिया, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट, एंटी एडरेंट्स कर लिया। अब है बारी हमारे कलरिंग एजेंट की। और कलरिंग एजेंट में बेटा दो तरह की चीज होती है, एक होता है हमारा डाइज और दूसरा है तुम्हारा लेक। ठीक है, हालांकि इतना ज्यादा डीपली तो कभी ये पूछा है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि डाइज और लेक में मेनली क्या डिफरेंस होता है। डाइज जो होते हैं मेनली हमारे सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, और लेक जो होता है मेनली क्या होता है, तुम्हारे पाउडर फॉर्म में होते हैं। ये दोनों में खास एक डिफरेंस होता है। अगर हम लोग इसका टेबुलर फॉर्म भी देखें तो हमें मालूम चलेगा कि ये लेक जो होते हैं हमारे ऑयल, फैट, लिपिड बेस्ड हमारे होते हैं, ड्राई फॉर्मुलेशन में होते हैं। वही डाइज जो होते हैं तुम्हारे वाटर सोल्युबल होते हैं, लेक तुम्हारे वाटर इनसोल्युबल्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके सिस्टम का, तो ये जो होता है तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में होगा और वो तुम्हारा क्या होगा, ड्राई फॉर्म में मौजूद होता है। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं हमें। लेक्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो द डाइज एंड दैट हैव बीन एब्जॉर्ब ऑन द हाइड्रस ऑक्साइड। सेम लाइन आपको क्वेश्चन में पूछा चला जाता है कि ये लेक होते क्या है, तो लेक जो होता है वो डाइज ही होते हैं, दैट हैव बीन एब्जॉर्ब ऑन द हाइड्रस ऑक्साइड। डाइज हमारे सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे और लेक जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। और बहुत तरह के ऐसे कॉमन नेम वाले कलरिंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं टैबलेट के प्रिपरेशन में। अब जैसे ब्लू 1 को ब्रिलियंट ब्लू बोलते हैं, ब्लू 2 ऐसे ही है, रेड 3, ग्रीन 3, इन सबको सिर्फ आपके समझाने के लिए बताया है। टाट्राजीन है ना, सनसेट है, इरेथ्रोसिन है, अलग अलग तरह के वो कलर्स होते हैं, इनकी कोडिंग होती है। और जो भी टैबलेट में जो भी कलर हमारा डिफाइंड होगा, उस कलरिंग एजेंट के थ्रू हमें क्या करना होता है, उस जगह एडमिनिस्ट्रेशन हमें करना होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग फ्लेवर्स के लिए। फ्लेवर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी टैबलेट के लिए, क्योंकि ये टैबलेट अगर हमारा बिटर है तो उन टैबलेट को हमें और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और खास करके फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल जो है चुबेबल टैबलेट्स में खूब अच्छे तरीके से किया जाता है। इसको याद नहीं करना, ये वाला नंबर्स इनको याद करने का जरूरत है नहीं, ये जस्ट मैंने बताया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है ना, फ्लेवरिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, खास करके चुबेबल टैबलेट्स में बहुत तरह के फ्लेवर्स होते हैं मास्किंग एजेंट के रूप में। अगर आप लोग देखो, एसिड है, बीटर है, मेटालिक है, सॉल्टी है और स्वीट है। इन सबके मास्किंग एजेंट्स के रूप में हम लोग देखते हैं लेमन, लाइम। आपको ये जो टेबुलर फॉर्म है लैकमैन की बुक में भी दिया हुआ है, और आरएम मेहता की लेटेस्ट एडिशन की बुक में भी आपको ये मास्किंग एजेंट्स के रूप में मिल जाएगा कि कौन से मास्किंग एजेंट्स का हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। एसिड, बिटर, मेटालिक, सॉल्टी और स्वीट। तो इन सब का जो टेस्ट हमारा एसिड है, बिटर है, मेटालिक है, सॉल्टी है, स्वीट है। इस जगह से भी क्वेश्चन इट में भी पॉसिबल कि पूछ ले, और आज के डेट में तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते कि क्या पूछा चला जाएगा और क्या नहीं जाएगा, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हालांकि अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आप इस चीजों को देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग स्वीटनिंग एजेंट। इस टेबुलर फॉर्म को ध्यान से रखो, इस जगह से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं। पहला, मैनिटॉल के बारे में याद करो, मैंने चुबेबल टैबलेट्स में बताया था कि मैनिटॉल इज 72 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर। याद आया सबको, मैनिटॉल इज 72 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर। इसके अलावा साइक्लामेट जो है 70 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर, और ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब ऐसे एजेंट जो कि कैंसर काउजिंग हो, है ना, तो साइक्लामेट इज कार्सिनोजेनिक। एस्पार्टम आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, अभी एमसीक्यू में सॉल्व भी करेंगे। 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज से, नॉन कार्सिनोजेनिक है, ये इसका एडवांटेज है। सैकरीन का आज के डेट पे इस्तेमाल लगभग बैन हो चुका है, बिकॉज ये भी कार्सिनोजेनिक है। तो साइक्लामेट हमारा कार्सिनोजेनिक है, सैकरीन हमारा कार्सिनोजेनिक है। 500 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज, है ना। एस सल्फेम 200 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज। इसमें आपको तो ध्यान क्या रखना बता दे रहा हूं, मैनिटॉल तो पहले याद तो कर ही चुके होंगे। एस्पार्टम का 200 टाइम्स, सैकरीन का 500 टाइम्स, इनसे ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एस्पार्टम एस्पार्टम 200 टाइम्स और सैकरीन 500 टाइम्स, इन्हीं सारी जगह से आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो बेटा, जो ये टेस्ट है ना, जो ये टेस्ट है एसिड में लेमन, लाइम, ऑरेंज, चेरी, अपने अपने जो ड्रग है, हमारा जो टैबलेट है, उसके लिए मास्किंग एजेंट्स के रूप में हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिक बनाना है, बिटर बनाना है, मेटालिक है, सॉल्टी है, स्वीट है, तो इन सारे एजेंट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसमें ये बताया गया हुआ है। ठीक है, आइस के गोले में आज भी सैकरीन का इस्तेमाल होता है बेटा, सैकरीन का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन क्या करोगे बताओ, याद करो इसको। सैकरीन, मैनिटॉल 72 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर, साइक्लामेट एक जैसा ही हो जाएगा दोनों, इसको तुम्हें याद करना है 200 टाइम्स,
सैक्रिन 500 टाइम्स, और एक आता है नियोटेम, बहुत ज्यादा स्वीट होता है, 7000 टू 13000 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर, नियोटेम। एस्पार्टेम है ना जैसा 200 टाइम्स, नियोटेम जो है ये 7000 से लेकर 13000 टाइम्स स्वीटर देन होता है सुक्रोज से। ठीक है बेटा, कार्सिनोजेनिक आज के डेट पे ये इस्तेमाल नहीं होता है, ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। एस्पार्टेम हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है, ये मॉइस्चर वो कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एस्पार्टेम। नियोटेम का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, एस्पार्टेम एंड नियोटेम इस्तेमाल बेटा आज के डेट पे इसको नहीं किया जाता। अब लेकिन पढ़ना तो होगा ही ना, क्या करोगे, जानकारी होगी तब तो आप किसी को रोक पाओगे कि सैक्रिन का इस्तेमाल मत करिए, सैक्रिन जो है कार्सिनोजेनिक है, साइक्लामेट का इस्तेमाल मत करो, साइक्लामेट कार्सिनोजेनिक है। जानोगे तब तो करोगे, रोकोगे किसी को। ठीक है, नियोटेम। चलो बेटा देखो, बहुत सारी चीजें पढ़ने का कोई और छोर है नहीं। अब इन सब के ट्रेड नेम भी है, अब ये ट्रेड नेम को याद करने के लिए बैठोगे तो पॉसिबल है नहीं। तो न्यूट्रास्वीट, सनेट, स्वीट एंड लो, नियोटेम, स्प्लेंडा, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो बेटा इन सब चीजों को ना जस्ट देख के समझने के लिए, इन सब से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है नहीं, है ना। जो स्वीटनेस वाला जो था ग्रेड, यही चीज को आपको याद करना है, अभी क्वेश्चन में भी आएगा। चलो अब हम लोग बात करने वाले बेटा लुडिप्रेस के बारे में। ठीक है, लुडिप्रेस, दो तीन तुम्हें ट्रेड नेम बता रहा हूं, और उस ट्रेड नेम के साथ साथ, उस ट्रेड नेम के साथ साथ हमें चीजें याद करनी है। जैसे ये है लुडिप्रेस, लुडिप्रेस को अगर तुम ध्यान से देखो तो LU मतलब हो गया ये लैक्टोज, यहां पे ध्यान देना बेटा, ये लैक्टोज मोनोहाइड्रेट होता है 93%, इसी के नाम से ये आ गया लुडिप्रेस। साथ ही साथ कोलेडियन होता है 3.5%, कोलेडियन 30, और कोलेडियन CL होता है 3.5%। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा, इसको याद कर जाना, एवी सेल, हमेशा एग्जाम्स में ये आता रहा है। एवी सेल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को हम लोग एवी सेल बोलते हैं, क्वेश्चन बनाए वो भी होगे, देखे भी होगे, सुने भी होगे। इसी तरह से स्टार लैक का यूज कर लो, लैक मतलब हो गया लैक्टोज, इससे देखो तुम्हें याद हो जाएगा, अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 85%, स्टार लैक, लैक मतलब लैक्टोज होता है, ल्यूडिप्रेस लैक्टोज होता है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 93% या 85%, और मेज स्टार्च होता है 15%। इन तीनों को याद कर जाइएगा। ठीक है, लुडिप्रेस, लुडिप्रेस हो गया, स्टार लैक हो गया, और एवी सेल हो गया। ठीक है, वीटा सेल अगर देखोगे, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, डुपैक, नुटैब और सुगर टैब, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, डुपैक, नुटैब और सुगर टैब तीनों बता चुका हूं। एवी सेल भी पहले बता दिया था, लुडिप्रेस अभी आया, स्टारलैक अभी आया, और वीटा सेल को अगर रखना है तो वीटा सेल को माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज 65% होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें 35% होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके एमसीक्यूज बनाते हैं। फॉर द बिटर ड्रग इन द पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन, एक्सेलेंट फ्लेवरिंग एजेंट विल बी, बिटर ड्रग इन द पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन, इनमें से कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट एक्सेलेंट है? रास्पबेरी, ऑरेंज सिरप, लेमन और ब्लैक करंट सिरप। अगर तुम इसके पीछे जाओगे बिटर में, तो ये बिटर में तुमको सारा का सारा लिस्ट मिल जाएगा, कॉफी, ग्रेप फ्रूट, चेरी, पीच, रास्पबेरी, ऑरेंज, लेमन, लाइम, वाइल्ड चेरी, वॉलनट, चॉकलेट, मिंट स्पाइस, मिंट कॉम्बिनेशन, है ना। ये सब केस में किस कैटेगरी में आते हैं? बिटर कैटेगरी में। तो रास्पबेरी जो है तुम्हारा, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? तुम्हारा बिटर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर डिस्टिंग्विश द एस्ट्रिंजेंट एंड मेटालिक टेस्ट ऑफ द आयरन साल्ट इन द चिल्ड्रन मिक्सर, द फॉलोइंग फ्लेवरिंग एजेंट्स इज यूज्ड, ऑरेंज सिरप एंड कंपाउंड ऑरेंज सिरप, लेमन सिरप, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्ट, या एरोमेटिक वाटर। मेटालिक टेस्ट देखो पूछ दिया। अब फिर से आते हैं पीछे चैप्टर टेबुलर फॉर्म में। मेटालिक टेस्ट में देखो क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, बेरीज हुआ है, मिंट हुआ है, ग्रेप हुआ है, मार्शमेलो हुआ है, ऑरेंज हुआ है। तो उसके बेस पे आप इसको बना सकते हो मेटालिक का। तो ऑरेंज सिरप और कंपाउंड ऑरेंज सिरप, कौन कौन सा आ जाएगा बेटा? ऑरेंज सिरप एंड कंपाउंड ऑरेंज सिरप। मेटालिक टेस्ट को, मेटालिक टेस्ट के लिए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल हम लोग, उसी टेबुलर फॉर्म से आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। सॉल्ट और सौर है, आपको PQRS आपको लगाना, इनमें से सॉल्ट कौन सा है, सौर कौन सा है? तो ये भी उसी टेबलेट से, उसी टेबुलर फॉर्म से बन जाएगा। सॉल्ट और सौर, वाइल्ड चेरी, वनीला, साइट्रस एंड चॉकलेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 का Q सॉल्ट में आएगा वनीला, एंड 2 का R सौर में आ जाएगा सिट्रस। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को हर कोई बोलता है
कि अरे बेकार टाइप का क्वेश्चन है, ये कौन देखेगा, ये कौन सा आता है। और फिर जब आएगा एग्जाम में तो फिर इसी जगह से पूछ लेगा। आपके आर एम मेहता की बुक में भी दिया हुआ है, लैकमैन की बुक में भी दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, मजबूरी है पढ़ना होगा ये, और क्वेश्चन आया हुआ है, जीपैड में आया हुआ है, ड्रग इंस्पेक्टर में आया हुआ है, फार्मासिस्ट में आया हुआ है, नाइपर एग्जाम में भी आया हुआ है, टैगिंग में आपके लगा हुआ है। आने वाले समय में और भी मैं ये टैगिंग दिखाऊंगा। ये देखो एएमसीपी 2022 फार्मासिस्ट और जीपैड 2020 में, और न जाने कितने पेपर्स में आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन बनाइए। रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ द सुक्रोज टू सैकरीन, सुक्रोज से सैकरीन का स्वीटनेस 1 to 200, 1 to 500, 1 to 100 या 1 to 400। आंसर क्या होगा? सैकरीन में कितना स्वीटर था, कितना टाइम स्वीटर था? एस्पार्टम बताया था 200 टाइम्स, सैकरीन बताया था 500 टाइम्स। आगे आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा? बहुतों बार। अगर तुम लोग क्वेश्चन बनाए होगे तो बहुतों बार इस तरह के क्वेश्चन पाए होगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए, जम्मू कश्मीर ड्रग इंस्पेक्टर 2013 का पेपर है। एस्पार्टम इज यूज्ड एज स्वीटनर, कलरिंग, बाइंडर, लुब्रिकेंट। बहुत बार इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप आराम से देख के बना दोगे। तो एस्पार्टम आपका क्या होने जा रहा है? स्वीटनर होगा। अब इसके बाद आ जाइए, गेट 1997 और बिहार डीआई 2008 में पूछा गया हुआ है। चूज द सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज अबाउट 200 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज। सैकरीन होगा, एस्पार्टम होगा, साइक्लामेट होगा कि सॉर्बिटॉल होगा? बनाइए, आपको खुद पता चलेगा। आंसर क्या होगा? सैकरीन, एस्पार्टम, साइक्लामेट या सॉर्बिटॉल? आंसर क्या होगा बेटा इसका? आंसर होगा एस्पार्टम इज द करेक्ट आंसर। एस्पार्टम इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? एस्पार्टम, बी इज द करेक्ट आंसर। याद हो गया सबको? आ जाओ, मेघालय ड्रग इंस्पेक्टर 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक स्वीटनर। इनमें से कौन सा सिंथेटिक स्वीटनर है? ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल, एस्पार्टम और सुक्रोज। अभी तुम्हें एक पॉइंट मैंने और बता दिया, एस्पार्टम जो है 200 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज होगा, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है। नॉन कार्सिनोजेनिक है ये एस्पार्टम, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर सेंसिटिव है ये एस्पार्टम। एस्पार्टम इज मॉइस्चर सेंसिटिव। तो इसमें सिंथेटिक स्वीटनर के कैटेगरी में आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एस्पार्टम इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, द स्वीटनिंग एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द च्यूवेबल टैबलेट्स। च्यूवेबल टैबलेट्स में कौन सा स्वीटनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं? डे फर्स्ट से ही बताता आ रहा हूं मैं कि च्यूवेबल टैबलेट्स जो है मैनिटॉल, याद आया सबको? नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन, मैनिटॉल का इस्तेमाल जो है स्वीटनिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट, वो सब इस्तेमाल हो गया। डाइल्यूएंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? मैनिटॉल। एक ही तीर से कई शिकार हो गए, मैनिटॉल। हर चीज हो गया, ये डाइल्यूएंट भी हो गया, स्वीटनिंग एजेंट भी हो गया, कूलिंग एजेंट भी इसी से मिल जाता है च्यूवेबल टैबलेट्स में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइम्स सैकरीन इज स्वीटर देन द सुक्रोज? हाउ मेनी टाइम्स सैकरीन कितना टाइम्स स्वीटर देन होता है सुक्रोज से? अभी जस्ट बनाए हो तो कितना टाइम्स होता है? तो 500 टाइम्स होता है। और ऑप्शन में 500 है ही नहीं, 450 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे जो नियर अबाउट आपको लगाना रहेगा। तो नियर अबाउट आपका क्या हो जाएगा? 450 इज द नियर अबाउट ऑफ द 500। तो 125, 450, 2000 और 4000 आगे समझ में क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एन एक्सेपिएंट्स लुडिप्रेस यूजफुल फॉर द लिक्विड डोसेज फॉर्म इज ए को प्रोसेस एक्सेपिएंट्स ऑफ। लुडिप्रेस को प्रोसेस एक्सेपिएंट्स है किसका? बनाइए फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, कोलेडियन 30, कोलेडियन सीएल। बेटा थ्योरी तो पढ़ना ही है, थ्योरी तो सबको आता रहता है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जरूर से करिए। ठीक है, आज एक बुक रिलीज हुई है, ड्रग इंस्पेक्टर एट योर फिंगर टिप्स की बुक आई है। शायद आपको पता है या नहीं है, मैं बता देना चाहूंगा। ड्रग इंस्पेक्टर एट योर फिंगर टिप्स की आखिरी किताब फिंगर टिप के सीरीज की थ्योरी बुक। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ड्रग इंस्पेक्टर का सपना देखते हैं वो बुक को जरूर से मंगा सकते हैं। कलर्ड बुक है, 1220 पेजेस की बुक है। उसमें ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनी हुई है और बहुत ही कम प्राइसेस में हम लोगों ने उस चीज को रिलीज भी किया है। थ्योरी बुक, थ्योरी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स, ये हो गई हमारा सी। अब आते हैं बेटा, तो एक्सेपिएंट्स की तो सारी चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते समय टोटल हमारा 4 प्रोसेस होगा। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, हम ग्रैन्यूल्स को बनाते हैं, ग्रैन्यूल्स को कंप्रेशन करेंगे, फिर उसको कोटिंग करेंगे और फिर हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से इन चीजों को मैंने डिस्कशन किया था कि ग्रैन्यूल्स बनाना क्यों जरूरी है, ग्रैन्यूल्स हम लोग बनाते क्यों है। तो ग्रैन्यूल्स हमारा सेग्रीगेशन ना हो, उन सब चीजों से बचाने के लिए ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी हमारी बहुत अच्छी हो, उन सारी चीजों के लिए हम लोग ग्रैन्यूल्स को बनाने का काम करते हैं, है ना। तो और उन ग्रैन्यूल्स को फिर हम लोग कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं। तो पहले एपीआई लिया, एपीआई लेने के बाद में सारे एडिटिव्स हम लोगों ने ऐड किया। एडिटिव्स के बारे में भी अभी हमने सारे एडिटिव्स का डिटेल में स्टडी किया। मतलब हमने पहले इन सारे इनर्ट मटेरियल एडिटिव्स या एक्सेपिएंट्स को लेंगे, मेडिकामेंट के साथ में ऐड करके हम लोग उसका क्या करेंगे? साइज रिडक्शन करते हैं, पल्वराइजेशन करते हैं। और पल्वराइजेशन करने के बाद में दूसरा जो स्टेप होगा, हम उनका ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करेंगे और फिर हम लोग डाई पंच के हेल्प से हम लोग टैबलेट को प्रिपेयर करेंगे। टैबलेट का हम लोग डिफेक्ट चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, कोटिंग करेंगे और कोटिंग करने के बाद में फाइनली हम लोग कोटिंग के डिफेक्ट्स को भी चेक करते हैं। क्लियर है ये? क्लियर बेटा ये चीज?
टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोसेस होता है, मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, एक्सेपिएंट के साथ में एपीआई को ऐड करके डाई वॉल पंचेस पे कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं। बेटा मैंने फर्स्ट डे ही बताया था आपको, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में ग्रैन्यूल्स बनाएंगे, कंप्रेशन करेंगे, कोटिंग करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इट इज वेरी इजी प्रोसेस। अब स्टार्ट करते हैं ग्रैन्यूल्स बनाना। ग्रैन्यूल्स को बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस है, 3 प्रोसेस में मेनली हम लोग यहाँ पे गुजारते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में जितने भी एडिटिव्स होंगे एपीआई के साथ, हम उन सबको वे करते हैं, फिर हम उनको पल्वराइज करते हैं। मिक्सिंग का पल्वराइजेशन मतलब होता है साइज रिडक्शन, बिकॉज हम जो इस जगह इंग्रेडिएंट जो ले रहे हैं अलग अलग शेप के हो सकते हैं, किसी का पार्टिकल साइज लार्जर है, किसी का स्मॉलर है, किसी का कुछ, तो हम इन सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव्स को ऐड करके हम उनका साइज रिडक्शन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग करने के बाद में फाइनली हम लोग उनको कन्वर्ट करके ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए डाल देते हैं। ठीक है, और हम लोग पार्टिकल का साइज को रिड्यूस क्यों करते हैं? आपसे ऐसा पूछा भी जाएगा कि बेटा पार्टिकल का साइज रिड्यूस क्यों करते हैं? रिड्यूस इसलिए करते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सेग्रीगेशन, बिकॉज अलग अलग डायमेंशन के टैबलेट होंगे तो आपस से दूर भागेंगे। आप भी समझ सकते हो कि मैं, आप और 4-5 लोग एक जगह जमा हो जाएं और सबका नेचर अगर अलग अलग होगा तो एक दूसरे से तो दूर भागेंगे ना, दैट इज द सेग्रीगेशन, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसीलिए अगर हमें एक जगह पे होना है तो ऐसे कंडीशन में हमें एक दूसरे के नेचर को समझना होगा। वही चीज हम कर रहे हैं कि इस जगह जो हमने अलग अलग एडिटिव सब्सटेंस जो हमने लिया है, इन सभी एडिटिव सब्सटेंस को इक्वल साइजेस में लेके आए, पार्टिकल साइज हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सेग्रीगेशन होने से बचाते हैं और फाइनली ग्रैन्यूल्स बना के हमारा ये टैबलेट बन जाता है। पल्वराइजेशन का मतलब होता है बेटा साइज रिडक्शन करना, किसी भी पार्टिकल को छोटे साइज में लेके आना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द पल्वराइजेशन। आ गया समझ में? चलो अब आता है ये ग्रैन्यूल्स क्यों बनाया जाता है। ग्रैन्यूल्स को बनाएंगे और हम ग्रैन्यूल्स का टेस्टिंग भी करेंगे। मान लो ये चीज तो आप में से हर कोई जान चुका है कि ग्रैन्यूल्स हम लोग बनाते क्यों हैं, पहले से भी जानते होंगे और अभी भी जान भी गए कि ग्रैन्यूल्स इसलिए बनाते हैं ताकि सेग्रीगेशन होने से बचाया जा सके। ग्रैन्यूल्स इसलिए बनाते हैं ताकि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छे से बन सके। आटा चक्की में जाते हैं और देखते हैं कि हॉपर में गेहूं को डाल दिया जाता है और उस जगह से प्रॉपर फ्लो होता हुआ आटा चक्की से जो है गेहूं पिस के आटा बन के निकल आता है। उसी तरह से अगर हम ग्रैन्यूल्स को हॉपर में डाल रहे हैं तो ग्रैन्यूल्स की फ्लो अगर अच्छी नहीं होगी, ऐसे कंडीशन में वेट वेरिएशन का प्रॉब्लम आएगा। कोई बड़े साइज का टैबलेट हो जाएगा, कोई छोटे साइज का टैबलेट हो जाएगा, वेट वेरिएशन वाली प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए ग्लाइडेंट सब भी ऐड करते हैं, सबको पता चल चुका। लेकिन जरा सोचिए कि हमें ग्रैन्यूल्स को बनाते समय अगर हमसे बाइंडिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हमसे ज्यादा अमाउंट में डल गया, ऐसे कंडीशन में टैबलेट की हार्डनेस पे भी उसका इफेक्ट आएगा, डिसइंटीग्रेशन पे भी इफेक्ट आएगा। इसीलिए ग्रैन्यूल्स को बनाने के बाद भी हम ग्रैन्यूल्स की हार्डनेस को चेक करते हैं। ग्रैन्यूल्स की हर एक डायमेंशन को चेक किया जाता है कि हमारा ग्रैन्यूल्स बना ठीक है या नहीं है। बेटा बूंदी अच्छे बनेंगे तभी तो लड्डू भी अच्छा बनेगा, अगर हमारी ये बूंदी ही अच्छी नहीं बनेगी तो लड्डू अच्छा बनेगा कैसे? वही चीज हमारा यहाँ पे भी है, ग्रैन्यूल्स हमारा अच्छा बनना चाहिए। ग्रैन्यूल की टेस्टिंग की जाती है, उसमें बाइंडिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के जो कंटेंट है उन सब चीजों पे हमारा ग्रैन्यूल्स की हार्डनेस या सॉफ्टनेस डिपेंड करती है। तो इस पार्ट को भी जरूर से ध्यान से देंगे। Process in which the primary powder particles are made to adhere to form the large particle increase। इसका जो रेंज होता है 0.2 mm से लेके 4 mm तक होता है और इंटरमीडिएट जो साइज होते हैं 0.2 से लेके 0.5 mm तक होगा। ठीक है, सिंपल पाउडर है ना, उनकी डिजायर्ड फ्लो प्रॉपर्टी होती नहीं है। ग्रेनुलेशन होने के बाद में क्या होता है, वो प्रॉपर तरीके से उनकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। अब बेटा हम लोग बात करेंगे कि जो ये ग्रैन्यूल्स हैं, इन ग्रैन्यूल्स को किस तरह से टेस्ट करते हैं। अब जैसे हमने क्या किया, इसके सरफेस एरिया का मेजरमेंट करना है, तो सरफेस एरिया का मेजरमेंट जो है एयर परमेबिलिटी मेथड और गैस एब्जॉर्प्शन मेथड से किया जाता है, इसको याद करना है आपको। इसी तरह से ग्रैन्यूल्स की डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड और पिकोनोमीटर के हेल्प से किया जाता है। इस जगह से क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ग्रैन्यूल्स को हम 2 एनविल्स के बीच में लाके उसको प्रेस करते हैं, 2 एनविल के बीच में लाके प्रेस करेंगे। अगर बाइंडिंग एजेंट ज्यादा होगा तो हार्डनेस भी ज्यादा हो जाएगी और एनविल जो है वो देर से टूटेगा वो, इसीलिए इसी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें फ्लो प्रॉपर्टी को चेक करना होगा, है ना, अगर हमें फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करना होगा तो एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स और हॉजनर रेशियो, तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। और एक चीज बेटा मैं बता दूं, कोई भी एग्जामिनेशन दोगे एंगल ऑफ रिपोज से क्वेश्चन आता ही आता है, कार्स इंडेक्स से क्वेश्चन आता ही आता है और हॉजनर रेशियो से क्वेश्चन पूछे, इन तीनों में से एक जगह से क्वेश्चन, इसका जो रेंज वाला जो टेबल है डाइजेस्टर फॉर्म का, उसको जरूर से देख लेना। अच्छा एक चीज और भी बता देता हूं तुम लोगों को, जीडीसी के यूट्यूब चैनल में जाके उसके प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो डाइजेस्टर करके एक सीरीज होगी, आज से 4 महीने पहले 3 महीने पहले वो चली थी। 150 डाइजेस्टर्स वाले वीडियोस डले हुए हैं फार्मास्यूटिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके उनको देख लेना, है ना। और तुम्हारे कोर्स में भी डला हुआ होगा, नहीं डला होगा तो मुझे एक बार याद दिला देना, तुम्हारे कोर्स में भी डलवा दूंगा। इन सारे वीडियोस को, इन सारे रेंज को ट्रिक के हेल्प से जरूर से देख लेना। देखा है ना, बहुत लोगों ने देखा होगा,
149 वीडियोस हैं, ठीक है। सरफेस एरिया का मेजरमेंट, ग्रैन्यूल डेंसिटी का मेजरमेंट, स्ट्रेंथ को एनविल के बेल से और फ्लो प्रॉपर्टी को एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स और होजनर रेशियो से हम लोग वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। स्ट्रेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फैक्टर। पिक्नोमीटर किससे करते हैं? बहुत सारा चीजें बेटा, सेफ फैक्टर है, उतना ज्यादा डिटेल में जाने का कोई है नहीं, कोई मतलब नहीं। स्ट्रेंथ कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द पिक्नोमीटर, एंगल ऑफ रिपोज, गैस एडजॉर्प्शन और टम्बलर टेस्ट। स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट कैन बी डिटरमाइंड बाय पिक्नोमीटर, एंगल ऑफ रिपोज, गैस एडजॉर्प्शन या टम्बलर टेस्ट। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ को हम लोग टम्बलर टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ग्रैन्यूल डेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मेथड। ग्रैन्यूल डेंसिटी को किस चीज से डिटरमाइन करते हैं? पिक्नोमीटर, एंगल ऑफ रिपोज, गैस एडजॉर्प्शन या टम्बलर टेस्ट। ग्रैन्यूल डेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द पिक्नोमीटर, एंगल ऑफ रिपोज से तो फ्लो पता करते हैं, गैस एडजॉर्प्शन या टम्बलर टेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? पिक्नोमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब तुम में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। अभी मैं बता देता हूं एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर में कोई पार्टिकल है। मान लो तुम्हारा एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल है, और मैंने क्या किया, यहां से ये एंगल बनाना शुरू किया। ध्यान से देखो, ये रिमोट कंट्रोल के बीच में और मेरे हैंड के बीच में एंगल बन रहा है। जिस एंगल पे इस रिमोट के ऊपर का पार्टिकल नीचे गिर जाए, मान लो मैंने इतना किया नहीं गिरा, इतना किया नहीं गिरा, और अब गिर गया, तो जो ये एंगल बन रहा है, जिस एंगल पे इस रिमोट के ऊपर का पार्टिकल नीचे गिर गया, मान लो फ्लो अगर अच्छी होगी तो मैं थोड़ा सा एंगल बनाऊंगा, पार्टिकल नीचे। मान लो पार्टिकल बहुत ही अच्छा है, स्लिपरी है, तो मैं थोड़ा सा एंगल बनाऊंगा, पार्टिकल हमारा नीचे गिर जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया? बहुत कम। एंगल ऑफ रिपोज जितना कम होगा, फ्लो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल्स भी कर चुके होते हैं, वो समझ नहीं आता। मान लो ये सरफेस है, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया, पार्टिकल नीचे गिर गया, एंगल छोटा सा बना। जितना छोटा एंगल उतना फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा। यही है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, है ना। चलो तो 10 h/r बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तरह के मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड हाइट कोन मेथड, फिक्स्ड बेस कोन मेथड, टिल्टिंग टेबल मेथड, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं, बाकी इतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा कार्स इंडेक्स को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारा टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय द टैप डेंसिटी इनटू 100। बहुत बार ये फॉर्मूला सबसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। हॉसनर रेशियो हम लोग, ये रेशियो होगा यूनिटलेस है, टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय द बल्क डेंसिटी। इस जगह जो क्वेश्चन आपका आने वाला है, इस जगह से ध्यान से देखिए। बहुत सारे किताबों में, इवन लैकमैन और अदर किताबों के रेंज भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, मैं आपको ये रेंज, ये मेन किताबों के दिए हुए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्स इंडेक्स से। मैंने क्या किया, इस जगह ट्रिक से पढ़ लो कि 10 रुपए का, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे घर में अगर वो पूजा होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी को 11 रुपए का दान देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान से देखिए तो याद हो जाएगा। एक्सेलेंट, मैंने बोला कि 10 मूवी बहुत ही एक्सेलेंट थी, 10 मूवी बहुत ही एक्सेलेंट थी, तो 1 से लेकर 10 वाला जो कार्स इंडेक्स होगा वो एक्सेलेंट होगा। इसके बाद मैंने बोला कि पंडित जी को मैंने पूजा करने के बाद में 11 रुपए दिए। 16 से 20 साल के अंदर में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, 16 से 20 साल के अंदर में हर कोई अच्छा दिखना चाहता, मतलब हो गया फेयर दिखना चाहता है। अब 21 से 25 साल की एज आप में से बहुत लोगों की है, मतलब कि इस एज में अच्छा दिखने की चाहत उतनी खत्म सी हो जाती है और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा लिख जाते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई करो, पॉसिबल है। स्पेशल 26 के नाम से मूवी थी, जिसको गरीब लोगों को पैसे का वो लालच देके टीम में शामिल किया गया था, वो टैक्स वैक्स वाला पिक्चर था। तो पुअर हमारा हो गया क्या, स्पेशल 26। हम लोग बोलेंगे 10 मूवी बहुत ही अच्छी थी तो एक्सेलेंट, 11 रुपए हमने पंडित जी को दिए, बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। 16 से लेकर 20 साल में फेयर दिखने के हर कोई चाहता है, 21 से 25 में पॉसिबल हो जाते हैं, और स्पेशल 26 जो मूवी थी वो क्या थी, बहुत ही पुअर लोगों की थी। तो इस तरह से करके आप आसानी तरीके से याद आप इसको कर सकते हो, याद हो जाएगा सब। स्पेशल 26 में बहुत ही पुअर। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा हॉसनर रेशियो की। इसको याद करो, 1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1.1, ये हो गया 1.2, ये हो गया 1.3, ये हो गया 1.4, ये हो गया 1.5, और ये हो गया 1, और ये हो गया 1.6। ध्यान से देखो, तुम्हें एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। 1.2 1 के आसपास ही तो है,
1.19 2 के आसपास ही तो है, 1.26 3 के आसपास तो है, 1.35 4 के आसपास, 1.465 1.6, एकदम से एक बार में सेट हो जाएगा। इतना डेटा आपको ये कंफ्यूज करेगा। तो इसमें रेंज जितना वैल्यू कम होगा, फ्लो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी। एंगल ऑफ रिपोर्ट 25 से 30 एक्सेलेंट होता है, 31 से 35 हमारा गुड होगा, 36 से हमारा 40 फेयर है, 41 से 45 पॉसिबल है, और ये जैसे जैसे आगे जाता चला जाता है पुअर। इसका ट्रिक भी जो है वो डाइजेस्टर में बताया गया हुआ है, एक बार आप उसको देख जाना। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर बेटा? आपको ये तीनों चीजें, कार्स इंडेक्स आ गया समझ में, हॉर्सनर रेशियो समझ में आ गया, एंगल ऑफ रिपोज आ गया समझ में। इस जगह से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं, द एंगल ऑफ रिपोज इज कैलकुलेटेड बाय। क्वेश्चन सॉल्व करिए कुछ। द एंगल ऑफ रिपोज इज कैलकुलेटेड बाय एन अल्फा रेडियस बाय हाइट, 1 प्लस रेडियस बाय हाइट। बना दीजिए फटाफट, तुरंत बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया अयान, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइट बाय रेडियस। बहुत बच्चे रेडियस बाय, एकदम इजी क्वेश्चन है, और हम लोग बोलते हैं ना कि इजी क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। तो हाइट बाय रेडियस, ऑप्शन नंबर ये डी क्या हो जाएगा? करेक्ट होने जा रहा है। अगले क्वेश्चन में आइए। इफ द कार्स इंडेक्स ऑफ द पाउडर इज 10%, देन द टाइप ऑफ द फ्लो ऑफ द पाउडर इज पुअर होगा, एक्सीलेंट होगा, वेरी पुअर होगा कि गुड होगा? इफ द कार्स इंडेक्स ऑफ द पाउडर इज 10%, देन द टाइप ऑफ द पाउडर फ्लो इज, किस तरह का पाउडर फ्लो होगा? बताइए जल्दी से। पुअर होगा, एक्सीलेंट होगा, वेरी पुअर होगा या गुड होगा? चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा एक्सीलेंट होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एमपी ड्रग इंस्पेक्टर 2022 मध्य प्रदेश का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसाइड द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर? इनमें से कौन सा पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को डिसाइड नहीं करता? कार्स इंडेक्स, एंगल ऑफ रिपोज, हॉर्सनर रेशियो या सॉल्युबिलिटी? कार्स इंडेक्स, एंगल ऑफ रिपोज, हॉर्सनर रेशियो या सॉल्युबिलिटी? आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डी आंसर। ये तीनों तो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी के लिए तो ही है, सिर्फ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। गुजरात डीआई 2021 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द टिपिकल एंगल ऑफ रिपोज फॉर द ग्रैन्यूल्स विद एक्सेलेंट फ्लोएबिलिटी? ग्रैन्यूल्स विद एक्सीलेंट फ्लोएबिलिटी 31 to 35, 55 to 60, 25 to 30, 35 to 40। बनाइए जल्दी से। व्हाट इज द टिपिकल एंगल ऑफ रिपोज रेंज फॉर द ग्रैन्यूल्स विद एक्सीलेंट फ्लोएबिलिटी? इजीली तरीके से बना लोगे, जिसको टेबुलर फॉर्म याद होगा आराम से बना लेगा, 25 to 30। इसीलिए टेबुलर फॉर्म जो भी दिया हुआ है उसको अच्छे तरीके से याद कर जाना। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, पार्टीशन कोएफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। आंसर क्या होगा? फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट ऑफ इट्स एंगल ऑफ रिपोज, इट्स पार्टीशन कोएफिशिएंट, इट्स सॉल्युबिलिटी, इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। ये इक्वेशन हाइट बाय रेडियस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसको भी कोई बताने की जरूरत है? इसको भी कोई बताने की जरूरत है क्या? आराम से कोई भी बता देगा, आराम से कोई भी बता देगा। ठीक है, इजी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा हमारा? एंगल ऑफ रिपोज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाइए क्वेश्चन। व्हाट इज द टिपिकल हॉर्सनर रेशियो रेंज फॉर द ग्रैन्यूल्स विद पुअर फ्लोएबिलिटी? टेबल जिसको याद होगा बना देगा। जिन्होंने आज पहली बार इस ट्रिक को देखा हो, याद किया हुआ हो, घर पे जाके याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। आंसर इसका क्या होने जा रहा है? सी होने जा रहा है। आएगा तो आराम से बन जाएगा, फिर कोई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सी और डी। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर बेटा? चलो सर, वो ग्रेन्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं बताइए? वही तो चालू होने वाला है अभी। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करने वाले बेटा कि जो हमारा टैबलेट का जो हम लोग जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है दो तरीके से की जाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो कितने तरीके से की जाएगी? दो तरीके से की जाती है। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलेशन मेथड, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रेनुलेशन मेथड। शुरुआत से ऐसी चीज चल रही है। एक जो बिना ग्रेन्यूल्स बनाए हुए, ग्रेन्यूल्स बनाए हुए डायरेक्ट कंप्रेशन करके टैबलेट बनाया जा सकता है, और दूसरा है जिनको हम लोग ग्रेन्यूल्स बना के ग्रेनुलेशन करते हैं, जैसे हम लोग टैबलेट बनाते हैं जिसमें आता है वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही फेमस है और पूछा जाता है, इनमें से स्लगिंग प्रोसेस जो है कौन से टाइप के ग्रेनुलेशन में होता है? तो पहले तो समझना होगा कि स्लग किसको बोलते हैं। स्लग हम लोग बोलते हैं बेटा
ठीक है। स्लग का मतलब समझ रहे हो तो क्या होता है? स्लग का मतलब होता है बेटा एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ द पाउडर। पाउडर का कॉम्पैक्ट मास, दैट इज नोन एज द स्लग। यहां देखो ये स्लग का फॉर्मेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में स्लग होता है। बहुत बच्चे इस जगह पर कंफ्यूज करते हैं, सब होते हैं कंफ्यूज। हर कोई इस जगह कंफ्यूज होता है, हर कोई इस जगह कंफ्यूज होता है कि स्लग फॉर्मेशन होता कहां पे। बेटा स्लग फॉर्मेशन ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस में होता है। कॉम्पैक्ट मास ऑफ द पाउडर दैट इज नोन एज द स्लग। मान लो मैंने हाथों में लिया कोई पाउडर और हाथों से कॉम्पैक्ट कर दिया और हाथों को छोड़ोगे तो कॉम्पैक्ट मास आएगा, दैट इज नोन एज द स्लग। अब एक एक करके समझाता हूं मैं तुम्हें। डायरेक्टली मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है ना, ताकि अगर कभी आता हो तो आप उस चीज से बना के आप बना पाओगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग वेट ग्रेनुलेशन मेथड। वेट ग्रेनुलेशन मेथड में होता क्या है? वेट ग्रेनुलेशन मेथड में ऑब्वियसली है कि जैसा नाम है वेट, मतलब यहाँ पे मॉइस्चर होगा। और मॉइस्चर किन चीजों की वजह से आता है? मॉइस्चर आता है सॉर्बिटॉल की वजह से, मिथाइल सेलुलोज की वजह से, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से। और ये सारी जो चीजें होती हैं मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि आखिरकार होता क्या है। हलवाई का दुकान आपने देखा होगा, अब हलवाई क्या कर रहा है अपने दुकान पे? सेव बना रहा है, सेवैयां बना रहा है, ऐसे समझ लो, भुजिया सेव जो बनाते हैं। तो कैसा काम करता है आप जरा सोचो। पहले वो बेसन लेता है, वाटर को मिक्स करता है और बेसन का पूरा एक वेट मास बना देता है। उस वेट मास को लेने के बाद वो क्या करता है, कढ़ाई के ऊपर में सीव डाल के उसको यूं ऐसे ऐसे करता है नहीं करता? जब वो वेट मास को सीव के ऊपर चलाता है तो नीचे से देखो होगे कि सेवैया जैसी स्ट्रक्चर बनती चली जाती है नीचे। बनती है नहीं बनती? आपने क्या वो सेवैया जो बन रही है वो ग्रेन्यूल्स है? आपका जवाब होगा सर वो ग्रेन्यूल्स नहीं है। हमने क्या करना है, उन सेवैयों को फिर से ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद में दोबारा सीविंग करनी है। सेवैयों को लिया, फिर से ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में दोबारा सेविंग, हमने उसकी सेविंग कर दी। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि बेटा बताओ वेट ग्रेनुलेशन में कितनी बार आप उसको सीव कर दोगे, तो आपको बोलना है 2 बार। एक बार वेट और दूसरी बार वो जो सेवैयां बन जाएंगी उसको सुखाने के बाद में फिर से दोबारा। और जो दोबारा बनाओगे तब आपको छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स बनेंगे। वही हमारा यहाँ पे वेट ग्रेनुलेशन में होता है। ध्यान से देखिए, प्रोसेस में बता रहा हूं, आराम से समझ में आ जाएगा। 2 तरह के मेथड है, दोनों तरह के मेथड में यहाँ पे हमें कॉम्पैक्ट वेट मास मिलने वाला है। पहले हमने क्या किया, ड्रग लिया, डाइल्यूएंट लिया, ड्राई बाइंडर हमने लिया। ड्राई बाइंडर लेके हमने उसको ब्लेंड किया, फिर उसके अंदर हम लोग सुटेबल सॉल्वेंट डालेंगे, फिर उसको एक्टिवेशन होगा ड्राई बाइंडर का और फाइनली हमारा वेट मास हमें यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरे साइड में देखिए, ड्रग लिया, डाइल्यूएंट लिया और हमने डायरेक्टली बाइंडर सॉल्यूशन लिया। यहाँ पे हमने ड्राई बाइंडर लिया था, इसको एक्टिवेट करने के लिए फिर हमने सॉल्वेंट लिया ताकि इस ड्राई बाइंडर को एक्टिवेशन मिल सके और फाइनली हमारा ये हलवाई का बेसन का ये पूरा वेट मास ही मिल रहा है। चाहे हम इस मेथड से आए चाहे इस मेथड से आए, इस जगह पे आने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी पहली स्क्रीनिंग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेट स्क्रीनिंग। फिर हम लोग उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद में पहली स्क्रीनिंग के बाद में दूसरी स्क्रीनिंग होती है, इसको बोलते हैं ड्राई स्क्रीनिंग। और फाइनली उन सबको कॉम्पैक्ट करने के बाद में टैबलेट बना देते हैं। दिस मेथड इज नोन एज द वेट ग्रेनुलेशन मेथड। आ गया समझ में सबको? क्लियर है सारा? वेइंग करो, मिक्सिंग करो, ब्लेंडिंग करो, स्क्रीनिंग करो, 8 से 12 सीम में, फिर इन सबको सारा चीज ड्राइंग करो, फिर से स्क्रीनिंग करो, कंप्रेशन करके टैबलेट बनाओ। यही वो सारी चीजें हैं जो अपनी किताबों में देख के भूल भुलैया में खोए हुए रहते हैं। मेथड फर्स्ट में हमने ड्राई बाइंडर लिया, फिर उसमें सॉल्वेंट ऐड किया क्योंकि मास तो बनाना है हमें यहाँ पे, ताकि हम इनका सीव कर सके, ताकि हम इन सब चीजों को पूरा प्रॉपर्ली ढंग से हम लोग इनको सीव करके वेट मास बना के इसको ड्राई करके टैबलेट बना सके। मेथड 2 में भी है ड्रग डाइल्यूएंट बाइंडर सॉल्यूशन बना के। सीधा हलवाई वाली चीज याद रख लेना बेटा, एक बार में ध्यान में आ जाएगा। एक बार सीव किया, सेवैयां बनेगी, सेवैयों को ड्राई करो, दोबारा सीव करो, ग्रैन्यूल्स तुम्हारे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। दैट्स ऑल। आगे समझ में? अरे फर्स्ट मेथड में क्या है, ड्राई बाइंडर लिए हो, आगे जाके पानी मिला दिया, वेट कर दिया। मान लो तुम्हारे पास में बाइंडर सॉल्यूशन है नहीं, तो पहले वो ड्राई बाइंडर लेके फिर बाद में सॉल्वेंट ऐड कर दिया। यहाँ पे ये डायरेक्टली सॉल्यूशन है तो इजीली आ गया। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा इस ग्रेनुलेशन मेथड में। इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस जगह पे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जो तुम्हारे ये ग्रैन्यूल्स बनते हैं, जो तुम्हारा जो ये ग्रैन्यूल्स बनता है, इस ग्रैन्यूल्स में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले स्टेज को बोलते हैं पेंडुलर स्टेज। अगर तुमसे कोई पूछे कि बेटा पहला स्टेज कौन सा है ग्रेनुलेशन बनाने में, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए सर पहला स्टेज है पेंडुलर स्टेज। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है फ्यूनिकुलर स्टेज। तीसरा जो होता है कैपिलरी स्टेज। चौथा जो होता है वो तुम्हारा ड्रॉपलेट स्टेज। ठीक है, पेंडुलर स्टेज, फ्यूनिकुलर स्टेज, कैपिलरी स्टेज और ड्रॉपलेट स्टेज। इन चारों स्टेज में तुम्हें कौन सा स्टेज तुम्हें सबसे अच्छा वो लग रहा है? सर ड्राई बाइंडर या वेट बाइंडर क्यों करते हैं, ऐड करते हैं? बेटा पाउडर से ग्रैन्यूल्स बना लोगे क्या? ग्रैन्यूल्स तुम्हें बनाना है तो पाउडर पाउडर में मटेरियल है। तुम्हें खाना है सेव, तुम्हें खाना है लड्डू, तो बेसन से लड्डू का स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना। तो नहीं आएगा तो बेटा पानी तो मिलाना पड़ेगा, तब तो बूंदी बनेगी। पानी नहीं मिलाओगे तो बूंदी बनेगी कैसे? बूंदी नहीं बनेगी तो बेटा लड्डू बनाओगे कैसे? बनाओगे कैसे? ये चीज है। वीरेंद्र सर आपके मिठाई वाले एग्जांपल से हर टॉपिक समझ में आ जाता है और हर टॉपिक में मिठाई जरूर आ जाती है। अरे इतना स्लो तो पढ़ा रहा हूं बेटा, इसमें इतना इजी 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 टास्क है, इतना इजी इजी चीज है।
जहां जरूरत होती है तो मैं खुद रुक के पढ़ाता हूँ। और टैबलेट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो आराम से पढ़ा रहा हूँ बेटा, जितना पढ़ाऊँ तुम्हारे कोर्स के अंदर में सारे वीडियोस रिकॉर्डेड के, लाइव वाइव के सब डलवा डाले। तो आप उन वीडियोस में से किसी को देख सकते हो, अभी से देख सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं इन टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा तो ये टॉपिक भी तुम्हारा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए बेटा मैं आराम से करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देकर करवा रहा हूँ, जितना करो उतना अच्छा। ठीक है, तो अभी से टास्क दे दे रहा हूँ, इन चारों में से कौन सी स्टेज सबसे अच्छी है बताना। इन चारों स्टेजेस में कौन सी स्टेज सबसे अच्छी और बेहतर है बताना। ठीक है।